गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज सेकेंड चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बता चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी क्लास 6 का ये एनसीईआरटी चल रहा है, जिसमें चैप्टर 2 आज जो है महासागर एवं महाद्वीप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हम आपके पूरे एनसीईआरटी को कवर करने का कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप भी चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इस वीडियो को देखकर अपने जो नॉलेज हैं उनको बढ़ा सके। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो सेकेंड चैप्टर है, महासागर एवं महाद्वीप। इसके बारे में कहा जाता है कि महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन के अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। तो ये जो कथन है वो जूल वर्ने जो हैं उनके द्वारा कहा गया है, जो 1870 में उन्होंने कहा। और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पहला चैप्टर देखे होंगे तो उसमें भी हम आपको बताए हुए थे कि हर एक चैप्टर में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि महासागर एवं महाद्वीप में क्या है, इनके नाम क्या है और इनका वितरण कैसे है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अर्थात महासागर एवं महाद्वीप जो है हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आइए अब चैप्टर पे चलते हैं। उससे पहले ये हमारा जो है ग्लोब दिया गया है। ग्लोब क्या है वो आपको पहला चैप्टर में जानकारी मिल जाएगा। अगर नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ये ग्लोब है और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य, ये जो पिक्चर लिया गया है वह अंतरिक्ष से लिया गया है। उसके बाद इसमें बताया जाता है कि छायाचित्र लूनर के द्वारा जो है लिया गया है। इस दृश्य के माध्यम से प्रशांत महासागर बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत एवं एशिया के भाग दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया एवं नीचे की ओर अटलांटिक को दर्शाया गया है। तो ये आपका जो है ग्लोब से रिलेटेड कुछ बात है जो कि अंतरिक्ष से इस पिक्चर को लिया गया है। अब आते हैं चैप्टर पे। आइए हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिखाई दे रहा होगा, परंतु यह क्या दर्शाता है? अपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। अब जब देखते होंगे, जब आप अपने मोबाइल, आज तो हम डिजिटल दौर में हैं और हर बच्चों के पास, हर इंसान के पास आज मोबाइल है, तो आप जब अपने मोबाइल में अपने ग्लोब को देखते होंगे, जब मैप में जाते होंगे ग्लोब को देखते होंगे, जब आप उसको छोटा कीजिएगा तो आपको नीला दिखाई देगा। ये नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पे जो है अधिक से अधिक जल की मात्रा पाई जाती है, और जल की मात्रा चूंकि हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह हमें नीला दिखाई देता है। इसीलिए जो है यह नीला प्रतीत होता है। पहला, इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। देखिए, इतना भाग जल से घिरा हुआ है, फिर भी हम कहते हैं कि भैया पानी बचाओ,
सेव वाटर सेव लाइफ। ऐसा क्यों कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहते हैं, तो पृथ्वी पे अधिक जल होने के कारण वह हमें नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम उसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं उसे महासागर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महासागर किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं, जल राशियां का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, तो भैया वो महासागर में पाया जाता है। चित्र 2.1 में दर्शाए गए चित्रों के पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। जब आप इस पिक्चर को देखिएगा तो इस पिक्चर में आपको जो है भूरा भी दिखाई दे रहा है ना, और ब्लू भी, नीला भी दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों कलर दिखाई दे रहा है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग में फैला हुआ है। तो जो आपको भूरा दिखाई देता है वह क्या शो करता है, वह क्या दर्शाता है, तो वह भूमि को दर्शाता है। जिसपे हम लोग रह रहे हैं उसको भूरा से दर्शाया गया है ग्लोब पे, और जिसपे पानी है उसको नीला से दर्शाया गया है। और कितने चौथाई में हम रह रहे हैं, तो 1/4 में जो है हम रह रहे हैं। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। भूखंड किसे कहते हैं, तो भूमि के बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूखंड किसे को कहते हैं, तो भूमि के बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, और महाद्वीप किसे कहते हैं, तो भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्यों में सनो वर्ण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण। कई बार क्या होता है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो एनसीईआरटी के किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सोच के चलोगे कि अरे ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ देता है। तो एनसीईआरटी को किसी भी चीजों के माध्यम से आप छोड़ नहीं सकते हो, तो हर एक पॉइंट्स को जरूर देखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर जो है सोने वर्ण का अर्थ क्या है, तो वहां पे उसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्मृति है। तो ये किसकी स्मृति है, तो वरुण देवता जो है उनकी स्मृति है ये। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। अब ये क्या है, तो जैसा कि हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। आप देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में कुछ है और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ है। तो अब हम चित्र 2.2 में जो यहाँ पे दिया गया है, उत्तरी ध्रुव जो बाएं ओर है एवं दक्षिणी ध्रुव जो दाएं ओर में दिखता पृथ्वी का जो है मानचित्र ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए 2 मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उसके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में एक बार आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो प्रत्येक मानचित्र का वृत्तकार रेखाओं को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाएं को क्या कहा जाता है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। किस गोलार्ध में अधिक जल है, दूसरा क्वेश्चन। आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा, समूह में चर्चा कीजिए। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या इनके बीच कोई विभाजन है। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
अब ये जो है हमारे कुछ जलीय जीव का जो है पिक्चर आपको दर्शाया गया है, जो समुद्री जीव आपको इसमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय है। लवणीय का मतलब खारा है, जिसको आप पी नहीं सकते हो, एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। मतलब ये कि हम महासागर के पानी को पी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी खारा है, काफी नमकीन है। दूसरी ओर अलवणीय जल, जिसको पेयजल कहा जाता है, का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यंत हिस्सा है। यह हिमनद जैसे ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। देखिए, जो पीने वाला जल है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे भी, अगर आगे आपको दिया होगा तो। ऐसे आपको बता दे कि सबसे ज्यादा जो है वो ग्लेशियर में है। लेकिन क्या है ना कि हम क्या कर सकते हैं कि ग्लेशियर के पानी को पी नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर का जो पानी है वो पिघलेगा। ग्लेशियर मतलब हो गया बर्फ, तो बर्फ के पानी को आप पी नहीं सकते हो। नदियां जो है आजकल हम देख ही रहे हैं कि कितना जो है गंदा हो चुका है, जिसके पानी को पी नहीं सकते। रहा सवाल, आजकल जो हम पीने के योग में पानी इस्तेमाल करते हैं वो एक भूमिगत जल है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक लिमिटेड है। आगे नीचे आपको पढ़ने को भी मिलेगा, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो महासागर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि भैया महासागर क्या है। तो पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों, कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर है। कौन कौन महासागर है? तो पहला महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण महासागर को देखते हैं ना। दक्षिण महासागर को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, अटलांटिक महासागर के नाम से जान सकते हैं। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए, जैसे कि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का एक सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। उदाहरणार्थ, समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विभिन्नता पूर्वक समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु की विभिन्नता प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। तो महासागरों में क्या पाई जाती है? तो महासागरों में बहुत तरह के जीव जंतु जो हैं, अलग अलग प्रजातियां जो जीव जंतु की है वो महासागरों में पाई जाती है। सबसे पहले अगर बात करें समुद्री वनस्पति जगत में, छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, जैसे डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्र जीव सम्मिलित हैं। मतलब हम इतना डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इतना नहीं जान पाए हैं कि समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। बहुत सारे जीवों का नाम हमें पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना जीव हमको पता है उतना ही होता है, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि अनगिनत, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, रहस्यमय है ना, जिसका भी रहस्य खोला ही नहीं गया है, इतने जीव शामिल है। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे रोशनी पड़ रहा है वहीं पे जीवन है, जहां रोशनी नहीं भी पड़ रहा है समुद्र में वहां पर भी जीवन है। तो ये जो है आपका दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे समुद्री, तो महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले अथवा उनमें से संबंधित जो होते हैं उसे समुद्री कहा जाता है। वनस्पति जगत, किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को वनस्पति जगत कहा जाता है। प्राणी जगत किसे बोलते थे? किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जगत कहलाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम, अभी आपको जो है यहाँ पे बता ही दिए कि कौन कौन से महासागर हैं। तो प्रशांत महासागर बता दिए, अटलांटिक महासागर बता दिए, है ना, हिंद महासागर बता दिए, दक्षिण महासागर बता दिए, अटलांटिक महासागर बता दिए। तो ये हम आपको बता चुके हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वह किसके अंदर आता है? तो एशिया के अंदर आता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स के बारे में जो है नीचे दी गई तालिकाओं में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध
अथवा गोलार्धों में अवस्थित है, तो आपको ये बताना है कि प्रशांत महासागर। उसके बाद बात करते हैं कि मानचित्र में देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अब जब यहाँ देखिएगा तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि प्रशांत महासागर, आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये पूरे में जा रहा है, तो प्रशांत महासागर सबसे क्या है, बड़ा है। वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो भैया प्रशांत महासागर है ना। दूसरा कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण महासागर चौथे स्थान पर है, और सबसे छोटा महासागर जो है वह अंटार्कटिक महासागर है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा भारत, आप इस नक्शे को बड़ी आसानी से जानते होंगे, ये हमारे प्यारे भारत का है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में, कि महासागर एवं आपदाएं जो पॉइंट्स है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो इस अध्याय में आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हैं? वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाली मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव से हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। महासागर तूफानों को भी जन्म देता है। अधिक वर्षा वाली विखंड घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसी चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों से दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। तो चक्रवात क्या है? तो चक्रवात जब आता है तो ये ऐसा नहीं कि चक्रवात जहां आया वहीं पे नुकसान पहुंचाएगा, नहीं, दूर दूर तक जाता है, दूर दूर तक नुकसान पहुंचाता है। और तूफानों को कौन जन्म देता है? कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि तूफानों को कौन जन्म देता है, तो भैया महासागर जन्म देता है ना। तो वर्षा क्या क्या अस्त व्यस्त कर देता है? तो कृषि और हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त कर देता है। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम इतना ही दूर में कितना सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम लोग। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों में डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। किससे व्यापक स्तर पर हानि होती है भैया? तो सुनामी के से व्यापक स्तर पे जो है हानि हो सकती है, और हजारों किलोमीटर तक जाकर जो है ये डुबा सकती है, तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है। ये पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिसे ध्यान रखें। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई हुई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। तो कितने लाख लोगों की जान गई? तो 2 लाख लोगों की जान गई। भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अधिक क्षति हुई। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यधिक विनाशकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली से सहयोग कर रहे हैं। इसमें जान माल की रक्षा करने के उपाय में सहायता मिलती है। मान लीजिए कि सुनामी आने वाला है, हमें पहले ही जानकारी मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? वहां से हट जाएंगे, अपने जान माल को हटा लेंगे, तो कम से कम जो क्षति हमारा होने वाला है वो तो बच जाएगा ना। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। जिस घटनाओं के कारण जान माल की क्षति होती है उसे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का
सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी हैं। अब जानते हैं कि महाद्वीप क्या है। तो महाद्वीप के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद आपके क्लास को यहीं पे फिर रहने देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे जो है अलग पॉइंट्स पे फिर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महाद्वीप क्या है। तो महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारण है भैया? तो आगे जानते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों से गिना जाते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है। इन्हें एक ही समझा जा सकता है। किन्हें? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। यूरोप और एशिया को समानतः 2 महाद्वीपों माना जाता है, यद्यपि मानचित्रों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसीलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूशास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जैसे यूरेशिया कहा जाता है। उसके बाद जानते हैं अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। तो ये आप अलग अलग तरीके से मान सकते हैं। अगर 4 मानना हो तो 4 कैसे मानेंगे भैया महाद्वीपों? तो अब अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया। अगर 5 मानना हो तो फिर अफ्रीका, अमेरिका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। इसी तरीके से अगर 6 मानना हो तो फिर अफ्रीका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसी तरीके से अगर 7 मानना हो तो अफ्रीका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो इस तरीके से आप मान सकते हो। अब कुछ पॉइंट्स है। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया कितने महाद्वीप है? तो टोटल 7 महाद्वीप है ना। तो आप 7 महाद्वीपों का नाम इजिली बता दोगे। इसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि ओलंपिक खेल से रिलेटेड है। अब आइए पृष्ठ संख्या 36 में दिए गए आरेख को देखें, जो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह इसके वास्तविक आकार को नहीं अपितु अपेक्षित आकार को भी दर्शाता है। क्या क्या पॉइंट्स भैया? तो देखिए, हमने 7 पढ़ा, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और हम लोग किस महाद्वीप के अंदर में आते हैं? तो एशिया महाद्वीप के अंदर में आते हैं, हम आपको ऊपर बताए होंगे। उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक। तो ये आपका जो है 7 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये 7 टोटल दिए गए हैं। अब द्वीप है, तो द्वीप के बारे में फिर हम आपसे कल चर्चा करेंगे, और कल ये जो चैप्टर है हमारा वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बनाकर डेली लाते रहेंगे, ताकि आपको जो है पढ़ने में भी आसानी हो और घर बैठे सारा कंटेंट एनसीईआरटी का मिलता रहे, जिससे आपका जो एग्जाम है वह तैयार होता रहे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए, इसी तरीके के जो चैप्टर्स हैं वो डेली आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।